जय श्री कृष्णा एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में दोस्तों अपन पढ़ रहे थे स्वर। तो अपन ने पढ़ा था पहले रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और आज हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ये 5 स्वर आते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही स्वर आता है और वो है अ। पश्च स्वर, इनमें आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इसमें 5 स्वर आते हैं। 5 स्वर अग्र स्वर में आते हैं और 5 ही स्वर पश्च स्वर में आते हैं, और मध्य स्वर में 1 स्वर आता है। ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। उसके बाद में ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर मतलब जब अपन इनको बोलते हैं तो अपने जो ओष्ठ है, वो अपने जो होठ हैं वो वृत्ताकार होते हैं या नहीं होते हैं, उसके आधार पर ये वर्गीकरण है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जब अपन ऊ और बड़ा ऊ, ऊ, उ, ऊ, ओ, औ, ये 4 बोलते हैं तो अपने जो होठ हैं वो गोल होते हैं। जबकि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री, इन स्वरों का उच्चारण करते समय अपने जो ओष्ठ होते हैं, जो अपने होठ होते हैं, वो गोल नहीं होते हैं। तो जिनमें नहीं होते हैं इन्हें अवृत्ताकार कहा जाता है, और जिनमें होते हैं इन्हें वृत्ताकार कहा जाता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। पहले अपन पढ़ेंगे संवृत स्वर। संवृत स्वर वो होते हैं जिनमें अपना मुंह होता है वो थोड़ा सा खुलता है जब अपन इन स्वरों का उच्चारण करते हैं। ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, ई, ऊ और री, इनका उच्चारण करते हैं समय अपना जो मुंह होता है वो थोड़ा सा खुलता है। अर्ध संवृत स्वर, इनमें जो अपना मुंह होता है, वैसे तो अर्ध का मतलब आधा ही होता है, मतलब संवृत से कम, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि संवृत से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा खुलता है इन स्वरों के उच्चारण में अपना मुंह। संवृत में कम खुलता है, बहुत कम, और अर्ध संवृत में इससे थोड़ा ज़्यादा खुलता है। इसमें 2 स्वर आते हैं, ए और आई, सॉरी ए और ओ, ये 2 स्वर इसमें आते हैं। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे आता है विवृत स्वर। इसका जब उच्चारण किया जाता है आ होता है विवृत स्वर। इसका जब उच्चारण किया जाता है तो अपना जो मुंह होता है वो पूरा खुलता है। और अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर में क्या होता है, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत स्वर से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है। विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत स्वर से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है अर्धविवृत स्वर में। इसमें आते हैं अ, आई और औ, ये 3 वर्ण इसमें आते हैं, अ, आई और औ। अब देखो अपन पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल। उच्चारण काल क्या है फ्रेंड्स, जैसे अपन कोई वर्ण बोलते हैं, जैसे जो स्वर अपन बोलते हैं तो उनको बोलने में कितना समय लगा, कितनी मात्रा का समय लगा। मात्राएं 2 होती है, जैसे लघु और गुरु। इसको कहते हैं लघु और इसको कहते हैं गुरु। गुरु में ये लघु है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, और ये गुरु जो होता है इसमें 2 मात्रा का समय होता है। अब इसमें स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इनमें 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। और तीसरे होते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इन चारों स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, इन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर,
प्लुत स्वर में इन 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आ सकता है और उनके आगे जैसे ये ओ स्वर है, इसके बाद में ये एस जैसा ये निशान लगा होता है, चिन्ह एस जैसा, इसका मतलब होता है कि ओ को अपन ज़्यादा लंबा खींचे और 3 मात्राओं के समय तक इसको बोले। जैसे अपन ओम का उच्चारण करते ओम, जैसे अपन ने बोला आ, या किसी को आवाज़ लगाते हैं तो अपन जो लंबा खींचते हैं किसी स्वर को उसे कहते हैं प्लुत स्वर। ये ज़्यादातर संस्कृत के श्लोक वगैरह में इसका प्रयोग होता है। और इस प्रकार से अपन ने 5 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लिया है। ठीक है, अब अपन देखो जैसे स्वर जो होते हैं घोष होते हैं, घोष अघोष 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये घोष होते हैं। वर्ण जो 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। तो स्वर वर्ण जो होते हैं ये हमेशा घोष यानी कि सघोष होते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ऐसे प्रश्न इनमें से बहुत ज़्यादा जो मैंने आपको पढ़ाया है इनमें से बहुत ज़्यादा जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन एग्ज़ाम में और जो अपने एलडीसी वगैरह सारे एग्ज़ाम्स में ये इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें। सारे जो स्वर होते हैं निरनुनासिक होते हैं, मतलब इनका उच्चारण करने में जब इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से वायु बाहर नहीं निकलती है, नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाक से जो वायु होती है बाहर नहीं निकलती है, सिर्फ मुंह से ही बाहर निकलती है। अब ये जो होता है इसको कहते हैं अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है इस चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। और ये अनुस्वार और विसर्ग वाला जो अपन लिखते हैं इनको अपन पढ़ते हैं अंग और अह। अंग और अह इनकी गिनती भी स्वर में नहीं आती है, इनको अलग अयोग वह वर्ण कहते हैं क्योंकि ये अ है और ये अलग से जो अनुस्वार होती है ये अनुस्वार हमेशा पंचम वर्ण होती है किसी भी वर्ण का, इसलिए ये अनुस्वार जो होता है व्यंजन की गिनती में आता है और ये स्वर की गिनती में आता है। अब इसमें अ और ये विसर्ग है, अ स्वर की गिनती में आएगा, विसर्ग है उच्चारण पढ़ते हैं अपन इसको, विसर्ग को जब पढ़ते हैं तो अह पढ़ते हैं इसको अह। तो इस तरह से ये पहले स्वर और बाद में व्यंजन का भार वहन किए हुए हैं, इसलिए इनको अयोग वह वर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अब अपना आज का ये वीडियो अपन यही समाप्त करेंगे और कल अपन पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। आप वीडियो को अच्छे से देखें और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको कैसा लगा, कोई कमी है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ जिन बच्चों को जैसे कोचिंग वगैरह की सुविधाएं जो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मेरी भी वही स्थिति है और मैं उस दौर से गुजरी हुई हूँ, इसलिए मैं उन्हीं लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ जो कि मेरी तरह के हैं, जो कि कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते हैं। और जो ले सकते हैं वो भी अगर पढ़ना चाहे तो सबका वेलकम है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, जय हिंद।